नमस्ते प्यारे बच्चों, देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप भी नमस्ते कर लिया करो। केवल एक पूजा, एक राजवीर और एक सतीश भाटी, बस ये तीन ही बच्चे जो है वो नमस्ते करते हैं। बाकी सबको तो पता नहीं है पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं। सभी पढ़ो और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को भी इन कक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भेजो तो वो भी पढ़े। आज अपन इसी स्माइल क्लास में जो 8वां था पेपर, क्योंकि बच्चों थोड़ा से क्या है कि निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं। अब निबंधात्मक प्रश्न इतने ज़्यादा, तो इसलिए मैं उनको टू द पॉइंट आपको समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से समझे और पॉइंटों को ध्यान से समझे, क्योंकि अगर आपने पॉइंट याद कर लिए निबंधात्मक प्रश्नों के तो वहाँ उनके बीच में तो आप लिख सकते हो। जैसे कि एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको समझाता हूँ कि आपको जयपुर जाना है। जैसे मान लो, चलो मैं जयपुर हूँ, जयपुर से मेरे को मान लो जैसे कि जोधपुर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को बीच में कितने छोटे छोटे रास्ते आ रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ से कहाँ जाना है और उसके बीच में बड़े बड़े क्या स्तंभ आ रहे हैं, बस उनका ध्यान होना चाहिए। और उसके बीच में जब अपन चल रहे हैं तो छोटे मोटे तो ऐसे ही याद अपन को रहते हैं। इसलिए अपन को टू द पॉइंट, यानी कि जो मुख्य मुख्य जो बिंदु है वो ध्यान रखना है। तो इसमें बड़े प्रश्न थे, इसलिए इन पेपरों को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। पहला प्रश्न देखा, फिर बाद में वहीं बंद, फिर लास्ट में जाकर के फिर 2-3 प्रश्न निकलने के बाद फिर एक प्रश्न को देखा, फिर गायब। बच्चों आपके माइंड में फिर वैसे गायब होगा। ये बाद में आपको परीक्षा देने के बाद याद आएगी, पहले नहीं आएगी। तो आज अपन इस्माइल जो है 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं और इसका 8.1 भी पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे 8.2, यानी कि 8 का दूसरा भाग पढ़ेंगे, 8वें प्रश्न पत्र का, जिसके अंदर ये मुख्य प्रश्न है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहला प्रश्न है, भारत में चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इससे पहले अपन से वो गेहूं की भी पूछ चुका है। इससे पिछले वाले प्रश्नों में वो अपन से गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में भी पूछ चुका है। अब यहाँ वो पूछ रहा है कि चावल की। तो बच्चों चावल की के लिए क्या होना चाहिए कि बरसात ज़्यादा होनी चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए चावल की के कृषि के लिए। गेहूं की के लिए इतना पानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गेहूं की के लिए तो अपन तो 25 से 75 तक, जबकि बच्चों यहाँ तो वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि गेहूं में तो अपन ने 25 से 75 सेंटीमीटर के अंदर अगर बरसात होती है तो अपन आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल के लिए पानी की ज़रूरत है। और ये कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। और इसके लिए क्या है, तापमान भी इसके लिए हाई चाहिए। उसके लिए इतना तापमान की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए तापमान भी ज़्यादा चाहिए, बरसात भी ज़्यादा चाहिए। और इसकी जो पैदावार है बच्चों वो वहाँ होती है जहाँ ये जो नदी घाटियाँ होती है, वहाँ से उन नदियों की जो चिकनी मिट्टी और जो कचारी मिट्टी होती है वो इसके लिए क्या होती है, दोमट मिट्टी होती है, वो इसके लिए उपयोगी होती है। तो ये प्रश्न अपन से पूछ रहा है कि जो चावल की खेती है उसके लिए कैसी भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। तो ये उसके लिए क्या बता रहा है कि एक तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उसके लिए बताया है बच्चों कि पहली बात तो ये है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। आपको पता होना चाहिए। अपने जैसे अपने राजस्थान के हैं, लेकिन जब बिहार यूपी वाले अपने यहाँ आते हैं तो आप उनका खान पान देखना, वो गेहूं से ज़्यादा चावल को खाते हैं। तो अपन सोचते हैं कि केवल अपने तो गेहूं नहीं, चावल भी यहाँ की एक मुख्य खाद्यान्न की फसल है। तो चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। इसकी पैदावार उष्ण कटिबंधीय भागों में होती है। तो उष्ण कटिबंधीय भाग किसे कहते हैं बच्चों, जहाँ तापमान 190 से 270 सेंटीग्रेड हो। मैंने कहा था इसके लिए तापमान की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए इतने तापमान की ज़रूरत नहीं थी बच्चों। दूसरा किसके लिए, गेहूं के लिए, तो इसके लिए कितनी चाहिए, 190 से 270, और वर्षा इसके लिए 75। गेहूं की तो 75 पे रुकी थी आके, इसकी तो 75 से शुरू है। तो 75 से 200 सेंटीग्रेड तक सेंटीमीटर तक क्या होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए। उन भागों में इसकी क्या की जाती है, पैदावार की जाती है। और कह रहा है कि इसके लिए नदी घाटी क्षेत्र की जो चिकनी और खचारी मिट्टी है वो उपयोगी होती है बच्चों। क्या अब इसको अपन क्या समझ सकते हैं, सीधा सीधा कि चावल की खेती भारत की खाद्यान्न की मुख्य फसल है।
इसकी पैदावार वहां होती है जहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का क्या मतलब है कि जहां 190 से 270 तक का तो क्या होना चाहिए, सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और जहां 75 से 200 सेंटीमीटर तक की बरसात होनी चाहिए, और जो नदी घाटी क्षेत्र है वहां की जो चिकनी दोमट मिट्टी है या कचारी मिट्टी है वो इसके लिए उपयोगी होती है बच्चों। तो वो होना चाहिए जहां पर इस चावल की क्या होती है, अच्छी पैदावार होती है। तो अपन ने पहला प्रश्न पढ़ा। अब प्रश्न पढ़ नंबर 2। दूसरा प्रश्न है विनिर्माण उद्योग के महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले तो बच्चों अपन को यह समझना है कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है। तो बच्चों विनिर्माण उद्योग वो होता है कि जो कच्चे माल से अपन अधिक मूल्यवान और अधिक मात्रा में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन किससे करते हैं, कच्चे माल से। कैसा, मूल्यवान। जैसे अपने पास बात करें अपन पेड़ पौधे ही है, तो पेड़ एक खड़ा है, उस पेड़ को अपन बेचेंगे तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी पेड़ को काट करके अपन ने स्कूल के लिए टेबलें बनवाई, तो बताओ वो आपको उस पेड़ में से कितनी टेबलें बनी, उसके लिए रोजगार भी मिला। पेड़ कटा, मान लो जैसे हरे भरे पेड़ों को तो नहीं काटना चाहिए, लेकिन जैसे मान लो कोई सूखा पेड़ है उसको अपन ने ऐसे बेच दिया, उसको सीधा है कि तू ले ले, तब तो जैसे मान लो वो उसको 1000, 2000, 3000 में बेच दिया, लेकिन वो उसको बेच कर नहीं, उसको अपने विनिर्माण करके बेचे। अब विनिर्माण क्या है कि उसने क्या किया कि जैसे मान लो कि ये पेड़ है, मान लेते हैं अपन, इसको उसने सीधा ही बेच दिया एक तो कि ले चल ये 1000 रुपये दे दे इसके। लेकिन अब इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया, इसकी बनवाई क्या, टेबल्स। और इस पेड़ के अंदर कितनी टेबल बन गई, मान लेता हूं मैं 15 टेबल बन गई। 15 टेबल के अब ये क्या कर रहा है कि एक टेबल को दे रहा है ये 2000 की। कितने की दे रहा है बच्चों, 2000 की एक टेबल को दे रहा है। अब इसमें उसने पहले 1000 रुपये में दे रहा था, अब एक की टेबल कितने की, 2000 की। इसमें लोगों को रोजगार ही मिल गया, क्योंकि जिन्होंने टेबल बनाई है वो लोगों को क्या मिला, इसमें रोजगार भी मिला है। रोजगार भी मिला, अभी समझेंगे अपन इसको। इसमें लोगों को रोजगार भी मिला, इसकी कमाई भी हुई, और इससे एक मूल्यवान वस्तुएं भी बनी। तो क्या हुआ, ये विनिर्माण उद्योग क्या है बच्चों, विनिर्माण उद्योग है कि कच्चे माल से अधिक मूल्यवान और अधिक उत्पादन करके उसको वापस बनाना क्या कहलाता है, जो वो उस कार्य को जो करता है वो उद्योग है विनिर्माण उद्योग। लेकिन यहाँ पर अपन को विनिर्माण उद्योग की परिभाषा नहीं देनी, उसका महत्व बताना है कि वो क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, देखो यहाँ पर अभी एक उदाहरण मैंने आपको यही बताया था, और फिर मैंने यहाँ पर लिखे भी है कि विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। खेती को अपन आधुनिक बनाते हैं क्योंकि अपन को अधिक मूल्यवान, अधिक ज़्यादा कृषि चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अनेक नई नई तकनीक को अपनाएंगे। तो अपन उस कृषि को और अधिक उत्पादन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसमें तकनीक को काम में ला रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक विनिर्माण ही है। विनिर्माण का मतलब वस्तु को और अधिक मॉडिफाई करना, उसको और अधिक ज़्यादा मात्रा में और अधिक मूल्यवान बनाना। तो अधिक मूल्यवान और अधिक मात्रा में बन गई क्योंकि अपन ने इसने तकनीक में काम लेकर ये काम किया कि एक तो अपन ने क्या किया कि ये खेत था सीधा सा, इस खेत के अंदर बो दिया, बस कुछ भी नहीं किया इसको। तो जैसे मान लो कि आपके उसमें 10 बोरी हुई, लेकिन आपने उसको अच्छी सही टाइम पे उसको पानी दिया, आपको लगा कि इसके अंदर जैविक खाद डालनी चाहिए अपन को, उसके अंदर खाद डाली, आपको पता लगा कि इसके लिए और अधिक उत्पादन करने के लिए बाजार में कोई इसके लिए अच्छी तकनीक आई है, आपने उस तकनीक को भी इसमें काम में लिया। आपके एक तो 10 बोरी हो रही थी, रब आपके 30 बोरी हो गई, तो आपको बताओ 20 बोरी का अधिक ज़्यादा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही तो कह रहा है ये पहला जो इसका वो है, क्या नाम है, जो महत्व है वो क्या है कि विनिर्माण उद्योग जो है वो कृषि आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। दूसरा क्या कर रहा है बच्चों, विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। कृषि पर से निर्भरता कम होती है क्योंकि ज़्यादा खेती में नहीं, फिर वो और दूसरे कार्यों में भी कार्य करने लग जाते हैं।
दूसरा, विनिर्माण से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर लकड़ी थी, एक पेड़ था, पेड़ को एक किया, उसको देखो उसको कहीं रोजगार मिल गए उसमें। एक तो वो जिसने वो बनाई है, एक फिर वो जिसने एक दुकान खोल रखी है, दुकान पे दिया उसने, फिर उस दुकान से वो जाने वाला, उसको भाड़ा ले जाकर ले जाने वाला, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। तो यही तो कह रहा है कि विनिर्माण से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में क्या बनते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। तो बच्चों अपने आप बेरोजगारी देखो कितने लोगों को रोजगार मिला था। तीसरा, किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से एक देश में संपन्नता आती है। और बिल्कुल सही बात है, अगर अब किसी देश में ज़्यादा विनिर्माण होता है और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वो माल बनता है, तो वो माल का अपन क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में जाती है, तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो बच्चों ये क्या है, ये इस विनिर्माण उद्योग के लाभ है, इसके महत्व है। अब एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे अपन, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों की विवेचना। ये अब लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां पढ़ेंगे अपन। एक बार इसको देख लेते हैं कि चावल की कृषि के लिए भौगोलिक क्या क्या ये होनी चाहिए। तो चावल की कृषि के लिए मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है, और ये क्या है कि जो उष्ण कटिबंधीय भागों में होती है, जहां पर तापमान 190 से 270 और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और इसके लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी तथा दोमट कचारी मिट्टी उपयुक्त में ली जाती है। और बच्चों अब कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग के महत्व को समझाइए। तो विनिर्माण उद्योग के लिए निम्न महत्व है कि एक तो इससे उद्योग कृषि से आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर कम निर्भर रहना पड़ता है। और विनिर्माण उद्योग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने की मदद मिलती है। इससे किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। और अब पढ़ेंगे अपन भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां। अगला प्रश्न अपना 9वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए। देखो बच्चों प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियां। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या चलाती है, प्रशासन चलाती है, शासन चलाती है। अब उसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती है। तो बच्चों आज बहुत चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र के सामने आ रही है, और वो चुनौतियां कोई प्राकृतिक नहीं है, वो चुनौतियां कृत्रिम हैं जो अपने द्वारा ही बनाई जा रही है। जिसमें मुख्य चुनौतियों के रूप में जो बिल्कुल प्रत्यक्षता सामने निगर करके आ रही है, जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण और बच्चों आतंकवाद। ये सारे गठबंधन अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखे थे, कितना खतरनाक हंगामा हुआ था। यानी कि वो सारे के सारे ये किसको, किस लोकतंत्र को क्या करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको भ्रष्ट करने के लिए ये चुनौतियां इसके सामने आ रही है। और ये चुनौतियां अपनी हैं। हम समाज, अपन देश, राष्ट्रवासी, देशवासी मिलकर के इन समस्याओं को सुधार सकते हैं, इन चुनौतियों को खत्म कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक एक चुनौती को। पहली चुनौती है बच्चों कि निम्नलिखित चुनौतियां प्रमुख है। पहली है जातिवाद व सांप्रदायिकतावाद। आज वोट की राजनीति करने के लिए नेता लोग सबको बांट देते हैं, और जब बांट देते हैं तो फिर क्या होता है, लोकतंत्र मतलब शांति। अपन ने बच्चों लोकतंत्र के अपन ने उधर लाभ पढ़े थे, लोकतंत्र के अपन ने उधर क्या नाम है जो गुण पढ़े थे, उधर अपन ने पढ़ा था शांति एवं सुरक्षा। लेकिन ये वोट की राजनीति करने वाले किस में बांट देते हैं, जातिवाद में, संप्रदायवाद में, कि फलाना ये हिंदू है, ये मुस्लिम है,
ये इसको वोट देगा, ये इसको वोट देगा। और अपनी गंदी राजनीति के कारण ये जातिवाद को और सांप्रदायिकतावाद को भड़कावा देते हैं और इसके बाद इनमें भड़काते हैं एक दूसरे को और यहाँ लड़ाई होती है और शांति फैलती है। अशांति फैलते ही फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? भाई लोकतंत्र का मतलब शांति, सुरक्षा, जनता अपने उसमें कल ही अपन ने पढ़ा था लोकतंत्र गरिमा कहाँ सुरक्षित रहती है? लोकतंत्र के अंदर। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे जातिवाद रहेगा और एक दूसरे को ऐसे काटने भगेंगे तो बताओ फिर कहाँ लोकतंत्र रहेगा, कहाँ अपनी गरिमा सुरक्षित रहेगी? तो पहला जो कारण है, जो पहली जो चुनौती है वो है जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद। और ये जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद ये कौन फैला रहे हैं? ये जो नेता है ये अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, आपने देखा होगा बच्चों कहीं जा कर के। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण तो अगर आपने विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के अंदर अभी वाले जो चुनाव थे उसके अंदर आपने टोंक से जो एक, ये तो मैं अभी परीक्षा के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये किया है तो वहाँ की देखते आप राजनीति किस प्रकार से वहाँ पूरी तरीके से ये चला था तो ये कौन? ये नेता जो हमारे प्रतिनिधि है। अगर अपन चाहें, अगर जनता चाहे, अगर लोग चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं। तो पहली चुनौती तो ये है जिससे लोकतंत्र लड़ रहा है और इससे हार सकता है। और लोकतंत्र गया मतलब सब नष्ट भ्रष्ट और फिर कोई एक शक्तिशाली राजा बन जाएगा। फिर अपन चलो, पहला तो क्या चुनौती थी? पहली अपनी जातिवाद व सांप्रदायिकता। समझ में आई होगी आपको कि जातिवाद व सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे पूरा देश कुछ खंडों में बढ़ जाता है, अपने लिए जातियों संप्रदायों में बढ़ जाता है और फिर ये आमने सामने एक दूसरे से ऊपर बढ़ने के लिए आमने सामने एक दूसरे से लड़ते हैं, अशांति फैलाते हैं, असुरक्षा अपने आप में महसूस करते हैं और बाद में किसको खतरा होता है? लोकतंत्र को खतरा होता है। इसलिए पहली चुनौती है जातिवाद व सांप्रदायिकतावाद। और आपको पता है बच्चों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यही तो थी वो। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं अपना अगली चुनौती, क्षेत्रवाद व भाषावाद। क्षेत्रवाद और भाषावाद भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है सब लोगों का शासन। लेकिन कुछ लोग अपने क्षेत्र को बहुत ऊंचा बताने के लिए, अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताने के लिए, आपको पता है बच्चों आज दक्षिण भारत और उत्तर भारत इन दोनों के बीच में अगर एक ही बात की लड़ाई है भाषा की। दक्षिण भारत चाहता था कि हमारी जो मातृभाषा है वो बने अंग्रेजी और दूसरे चाहते थे कि हमारी मातृभाषा बने हिंदी, और इस कारण से आज ये दोनों एक दूसरे के द्वंद्व के रूप में चलते हैं। तो और भाषावाद और क्षेत्रवाद ये दोनों के दोनों। और क्षेत्रवाद कैसे है कि क्षेत्रवाद अपने जो जैसे मान लो भारत है, भारत में कितने राज्य है बच्चों? देखिए बताओ, देखिए एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए, कितने राज्य है भारत में? पूरे राज्य बताने, फटाफट से देखो कमेंट बॉक्स में लिखो, देखिए तुरंत लिखो कितने राज्य है। दोनों बताने हैं आपको, केंद्र शासित और जो स्वतंत्र राज्य है, जो स्वायत्त शासी राज्य है अपने आप में वो, और केंद्र शासित राज्य कितने हैं टोटल। और अलग अलग बता दो कि इतने केंद्र शासित है और इतने स्वतंत्र राज्य है। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, आपको पता है 29 + 7 कितने हो गए? 36। और बच्चों अभी जम्मू कश्मीर वाला है तो उसके बाद में उसको अपन अभी वैसे हो गया, लेकिन उसकी जैसे ही वो आती है और अपन उसको, लेकिन अभी तक आपको क्या याद रखना है? 29 + 7 ये तो अपन को याद रखना ही है। ध्यान देते हैं कि ये कैसे है कि यूपी वाले चाहेंगे कि बस हम सबसे आगे बढ़े, राजस्थान वाले चाहेंगे हम सबसे आगे बढ़े। तो ये क्या हो गया? एक क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने लग गए, जबकि पूरा भारत ही तो लोकतंत्र है, तो सबको साथ मिलजुल करके चलने वाला। तो ये क्षेत्रवाद भी क्या है बच्चों? क्षेत्रवाद और भाषावाद भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भाषावाद के कारण लोग अपने आप में बंट जाते हैं और उनके अंदर गुट बन जाते हैं और इस कारण से वो एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, जिससे लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी समान होते हैं, लेकिन ये तो भाषावाद और क्षेत्रवाद से एक दूसरे को बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। इसलिए ये भी लोकतंत्र के सामने क्या है? कि चुनौती है बच्चों। अगला प्रश्न है आतंकवाद।
ये तो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है ही है, क्योंकि आतंकवाद अगर किसी लोकतांत्रिक देश में फैलता है तो वो देश तो नष्ट भ्रष्ट है ही। अगला है राजनीति का अपराधीकरण। बच्चों, कैसे है राजनीति का अपराधीकरण, क्या होता है? वैसे वास्तविकता अगर अपन देखें तो राजनीति का अपराधीकरण है कि एक ये अपना ही प्रतिनिधि है, क्योंकि ये गलती अपनी है, उनकी 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लेकिन लोग सुन्न हैं। क्या है बच्चों? सुन्न का मतलब उनको कुछ भी होश नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम। 5 रुपए दे देते हैं उसमें तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तो बस यही हालत है। तो ये है राजनीति का अपराधीकरण। कैसे कि कोई राजनेता होता है, वो चुनाव के लिए खड़ा हो गया, अब होता क्या है कि वोट की राजनीति बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, अपने कुछ अपराधियों को, उनको क्या करता है, वो वोटों के लिए लोगों को धमकाने के लिए, लोगों को क्या नाम है, वोट के लिए, अपने वोट बढ़ाने के लिए, उनको धमकाने के लिए क्या करता है, वो उनसे दंगे करवाता है, सांप्रदायिकता भड़कवाता है, जातिवाद भड़कवाता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये क्या करता है, भड़कवाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो अपराधी है ये क्या होते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, और ये इनका जो प्रतिनिधि यहाँ पर, इनका जो यहाँ पर ये संरक्षक बैठा है, अगर ये अपराधी मतलब अगर अपराध करते हैं तो इसके कारण ये छूट जाते हैं, और बाद में पीछे से इसके पक्ष में या इसकी संरक्षण में ये राजनीति करते हैं, और क्या करते हैं, ये अपराध करते हैं। और नुकसान किसको होता है, लोगों को, यानी कि नुकसान है लोकतंत्र को। तो राजनीतिक अपराधीकरण भी। और अपन क्यों ऐसे देखते हैं, एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा, जैसे मान लो कि कोई टीचर की मान लो या किसी भी की देख लो, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, या किसी राजनेता से मांगा है कितने? अगर पुलिस वाले, अगर कोई दूसरी नौकरी, सरकारी नौकरी, थोड़ा सा ये हो जाता है इतने में तो वो बस कुछ नहीं, उसका करियर खत्म। लेकिन एक राजनेता का करियर ही खत्म शुरू इससे होता है। तो ये राजनीतिक अपराधीकरण किससे, राजनीतिक अपराधीकरण से क्या हो गया, भारतीय लोकतंत्र का क्या होता है, नुकसान होता है, भारतीय लोकतंत्र को खतरा होता है। किससे, राजनीतिक अपराधीकरण से। इसलिए इसको भी हमें क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और ये खत्म अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता चल रहा है कि इस नेता के ये इतने अपराधी है, हम इसको वोट ही नहीं दे, फिर कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा नहीं। तो ये इतने अपराध करने वाले, क्योंकि संरक्षण इनका मिल रहा है, तो ये अपने आप ही खत्म है। अगला है भ्रष्टाचार। कौन बढ़ा रहा है बच्चों भ्रष्टाचार? अपन। ये जितने भी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं अपन। तो इसके लिए, लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार भी एक सबसे बड़ा क्या है, चुनौती के रूप में है। एक सबसे बड़ा इसका कारण है किसका, चुनौती का, और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का। कैसे है भ्रष्टाचार? क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि जनता सब समान है और जनता का ही शासन है, लेकिन जनता को ही कोसा जा रहा है, किसके कारण, भ्रष्टाचार के कारण। तो फिर बताओ, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र का मतलब है कि वहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, सबको समान रूप से न्याय मिल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के कारण सबको समान रूप से न्याय नहीं मिल रहा। तो बताओ बच्चों, ये चुनौती हुई कि नहीं हुई? और अब लेते हैं अपन गठबंधन की राजनीति। ये भी क्या है, भारतीय लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है। क्यों एक चुनौती है? क्योंकि बच्चों, अभी आपने लोकसभा के चुनाव देखे थे, उसके अंदर आपने देखी थी गठबंधन की राजनीति, क्योंकि वो सरकार सही ढंग से चल ही नहीं पाती है। क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि एक तो ये राजा है, मतलब राजा का मतलब सॉरी, एक तो ये पूरे पक्ष से, पूरे क्या नाम है जो उससे अपने पूरे बहुमत के साथ सरकार में आया है, और एक ये है 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत सारे गुट मिलकर के अब इन सबको लेकर के ये क्या कर रहा है सरकार। और एक ये है जो पूरे बहुमत से सरकार में आया, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे बहुमत से सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने मन से, और वो राजा बन रहा है। और एक ये जोड़ तोड़ करके
मतलब सरकार बना रहा है। एक तो ये है जो पूरी सबकी पसंद से बन रहा है, और एक ये है जो जबरदस्ती किसी को लालच देके, किसी को लोभ देके, किसी को क्या करके, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को क्या करके और सरकार बना रहा है। अब बताओ बच्चों, अच्छी सरकार कौन चलाएगा, ये या ये चलाएगा बच्चों, क्योंकि सबने इसको अपने इससे बनाया है, अपने पसंद से बनाया है, इसलिए ये सब इसकी बात मानने वाले हैं और ये सबके निर्णय पे खरा उतरेगा। लेकिन यहाँ पर ये कोई कानून अब ये कानून बनाया जा रहा है, सबने इसको चुना है, इसका मतलब सब इसका समर्थन कर रहे हैं। ये कानून बनाने जा रहा है, एक कानून बना रहा है, इसमें से इन्होंने तो कर दिया, लेकिन इतने कर दिया, हम तो नहीं बनाने देंगे वाला, हमारा तो सही नहीं है। तो बताओ क्या ये बनेगा क्या? नहीं, खत्म कहानी। अगली बार फिर बनाने लगा, ये तो मान गए, लेकिन अब की बार ये क्या नाम है, अब की बार ये मान गए, लेकिन ये नहीं माने, तो फिर वो तो क्या है, ये गठबंधन की राजनीति भी लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। क्यों? क्योंकि जिससे कोई भी अच्छे कार्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जनहित के जो कानून हैं वो बन ही नहीं पाते, क्योंकि नेता अपने कारण आधे ये बोल दिए, आधे ये नहीं बोले, क्योंकि अब इसको पूरे बहुमत से चुना है, वो जनता ने चुना है, इसलिए अब ये तो जनता के हित में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है अपना कि वैश्वीकरण के प्रभाव समझाइए। बच्चों, वैश्वीकरण अपन ने समझा था, क्या होता है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण होता है कि जो अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को पूरे संसार के अर्थव्यवस्था के साथ मिला देना। कि जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने बनाना शुरू किया जयपुर के अंदर। कहाँ बच्चों? जयपुर में बनाना शुरू किया लेकिन अब मेरे को छूट दे दी गई कि आप इसको कहीं पर भी बेच सकते हो। और उसमें क्या हुआ कि पहले बेच सकते थे, ऐसा नहीं कि पहले अपन नहीं बेच सकते थे, पहले भी बेच सकते थे। पहले बच्चों बंदिशें ज़्यादा थी, प्रतिबंध ज़्यादा थे, लेकिन अब उनमें क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कम कर दिए गए और उनमें एक छूट दे दी गई है। और उस छूट देने के कारण यानी कि उदारीकरण कर दिया उसके अंदर। यानी कि कहते थे ना, जैसे आप ही देखते हो कि शराब पे प्रतिबंध है, लेकिन क्या बंद है क्या? बस यही कौन? वैश्वीकरण कि है, लेकिन अगर कोई ये कर दिया सही, उससे कुछ मुनाफा मिल रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो जैसे शराब आपको पता है राजस्व ये करती है, तो उसको एक तरीके से प्रतिबंध, तो गुटखे के ऊपर इसके ऊपर लिखा होता है ये जानलेवा है, लेकिन फिर भी हर दुकान पे मिलता है। क्यों? राजस्व आ रहा है, इसलिए उसको वो एक तरीके से बंद, प्रतिबंध तो कह रखा है लेकिन है नहीं। चलो बस वही कारण है ये वैश्वीकरण। तो अब ये मार्कर यहाँ बन रहा था, इसको मैंने सब पूरे देशों में बेच दिया। तो ये घरेलू अर्थव्यवस्था थी, इसको मैंने पूरे संसार के साथ मिला दिया, वो है। अब इससे क्या क्या लाभ हुआ हमें, इसके क्या प्रभाव पड़े हमारे ऊपर, हम उससे किस प्रकार से प्रभावित हुए, तो किस प्रकार से, अगर मान लो बच्चों ये किस प्रकार से हम प्रभावित हुए, और ये भी हो सकता है कि इससे हमें क्या लाभ हुए, इनसे हमें क्या मिला, वैश्वीकरण से हमें क्या लाभ हुए, वैश्वीकरण से हम कैसे प्रभावित हुए, ये सारे के सारे प्रश्न एक ही है बच्चों। आंसर देखो, वैश्वीकरण से अनेक प्रकार से प्रभावित किया है, जिनको अपन निम्न बिंदुओं से समझेंगे। बच्चों ये प्रश्न है, इनको मैंने आपको पॉइंट बताया है, इनके अंदर आप अपनी इच्छा से लिखोगे। मैंने आपको इतना समझा दिया, और भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से फिर भी पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप इसको अगर मान लो अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये उत्तर हमें लिख के दे दो, मैं वो आपको उत्तर भी लिख के दे दूंगा पूरा। क्योंकि आपको लिखने से कुछ नहीं, आपको ये याद करने हैं, ये पॉइंट याद करने हैं। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में है तो मैंने जो अभी समझाया ना, उसको आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए कि जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इसके अंदर आपको लिखना है। और वो आप जब ये मैंने समझाया और ये पॉइंट आपको याद है, तो वहाँ पर आपको उसमें लिखने के लिए अपने स्वतः ही याद आ जाएगी। अगला क्या हुआ वैश्वीकरण से? पहला तो आर्थिक खुलापन का आना, यानी कि आर्थिक खुलापन आया। पहले अपन क्या कर रहे थे, ये मैंने मार्कर बनाया, इसको मैं जयपुर राजस्थान में बेच रहा था, बस इतना सा ही था। आर्थिक खुलापन तो कैसे आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बेचा, इतनी यहाँ बेचा, जितना पैसा आया वो हो गया, जितनी डिमांड थी वो हो गई। लेकिन अब क्या हुआ,
मेरे को वैश्वीकरण, इसको और बाहर बेचने का ये मिला, तो इसको मैंने पूरे जगह बेचना ही प्रारंभ कर दिया। और अब मेरे को माल की डिमांड भी बढ़ी और मेरे जो कीमत थी उसमें भी गिरावट भी आएगी और वृद्धि भी होगी। क्यों गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि पहले यही था, अब इसको सब जगह इसकी डिमांड बढ़ी, माल भी बढ़ा, तो इसके अंदर क्या होगा कि उसमें अब इसकी तरह ही इसको देख करके, पहले किसी को पता नहीं चल रहा था, अब दूसरे को पता चला अच्छा ऐसा ही बनता है, तो उसने भी इसको बना दिया। अब कई, पहले एक ही बना रहा था, अब खूब सारा बना दिया। तो पहले ये मार्केट जैसे 10 रुपये में मिले, और अब जब बहुत ज़्यादा इसकी बना करके जो अपने सामने इसकी खपत आ गई, तो अपन को फिर ये 8 रुपये में मिलेगा। जैसे अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, ये एक कहावत ही कह सकते हैं। एक जो अपन जाते थे दुकानों के ऊपर, तो कई चीज़ें थी, जैसे मान लो ज़्यादा हालत ख़राब तो हुई तंबाकू वालों की, एक मिराज बोलते हैं जो 5 रुपये बिकती थी, 50, 100, 80 रुपये की तक बिकी है। क्या कारण था? वही है, देखो एक सीमित हो गई थी इस कारण, जब पहले सब जगह थी तो कोई उसका वो नहीं था। तो बस यही है कि क्या हुआ, आर्थिक खुलेपन का आना हुआ, आर्थिक निर्भरता में वृद्धि हुई। आर्थिक निर्भरता में कैसे वृद्धि हुई कि जैसे देखो पहले अपन केवल अपने यहीं एक परिक्षेत्र के अंदर, एक प्रतिबंधित एक सीमा के अंदर ये कर रहे थे, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको पूरे संसार के अंदर बेच रहे हैं। तो अब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए कि जैसे इसके पास ये मार्कर बन रहा है तो मेरे पास इसकी इंक बन रही है, वो मेरे को दे रहा है, मैं उसको दे रहा हूँ, तो एक दूसरे पर क्या हो गए, ये निर्भर हो गए। राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, वही बात कि राष्ट्रों के बीच अब क्या हो गया, इनकी वस्तुओं का और सेवाओं का क्या हो गया, बिल्कुल खुलेपन से क्या हो गया, विस्तार हो गया। यह भी एक प्रभाव है। अगला है पूंजी का निर्बाध प्रवाह और समेकित वित्तीय बाजार, यानी पूंजी का जो था वो अब बिल्कुल निर्बाध रूप से क्या होने लग गया, प्रवाह होने लग गया, एक दूसरे से बिल्कुल निर्बाध रूप से जाने लग गई है, और एक पूरे वैश्विक बाजार बन गया है। यानी कि एक छत के अंदर पूरा बाजार बन गया है सब, क्योंकि अब भी इसको मार्कर को मैं वहाँ बेच रहा हूँ तो मुझे भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, अगर वो यहाँ बेच रहे हैं तो उनको भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। यानी कि एक पूरा विश्व एक जैसा बाजार बन गया है। विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार, और पूरे विश्व के अंदर संसाधनों के आवंटन में भी सुधार हुआ है। क्यों हुआ है बच्चों कि जैसे मान लो कोई चीज़ अपने यहाँ भारत में निकल रही है, अमेरिका में नहीं है, लेकिन अब इस वैश्वीकरण के कारण यहाँ का माल वहाँ भी जाने लग गया, तो वहाँ की चीज़ों में सुधार होगा, क्योंकि उसकी कमी के कारण वो सही नहीं बन रही थी, अब वो चीज़ यहाँ से उनके पास जा रही है। अब ऐसी ही कोई चीज़ अपने यहाँ थी जिनसे हम सही काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो चीज़ अपने को मिल जाए तो हम सही कर सकते थे, अब वो चीज़ हमको मिलने लग गई। इसलिए कह रहा है कि विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार होना। तो बच्चों ये अपन ने 2 प्रश्न और पढ़े जो निबंधात्मक है, आपको ये इन पॉइंटों को समझना है, इनके अंदर आपको लिखना है जैसे मैंने समझाया। तो एक बार इन पॉइंटों को एक बार मेरे साथ साथ आप और देख लो कि भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख चुनौतियां निम्न है। पहली है जातिवाद व सांप्रदायिकता, दूसरी है सेक्टरवाद व भाषावाद, तीसरी है आतंकवाद, चौथी है राजनीति अपराधीकरण, पांचवा है भ्रष्टाचार, और छठा है गठबंधन की राजनीति। अगला है बच्चों वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाइए। तो वैश्वीकरण के हमें अनेक प्रकार से प्रभावित किया, जिनको हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। और वो निम्न बिंदु कौन से हैं बच्चों, उनको अपन समझते हैं। तो पहला था आर्थिक खुलेपन का आना, एक आर्थिक निर्भरता में वृद्धि हुई, राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का प्रवाह हुआ, पूंजी का निर्बाध और समेकित जो बाजार था वो उपलब्ध हुआ, और विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप इस कक्षा से कैसे, आपको इस कक्षा से आप लाभान्वित हुए मुझे ज़रूर बताएं।